हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज कैसा क्लास होगा आप सोच नहीं सकते हैं। आज का क्लास एकदम धाकर क्लास होने वाला है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा आज हम आपको क्या देने वाले हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। आपको अनुमान लग गया होगा कि उत्तम सर का साइंस का क्वेश्चन कितना जबरदस्त होता है। तब पिछले वीडियो में बना रखा हूं, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वाह, अगर संयोजक तार नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह पास करने के लिए बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ब्लेड, कागज की पट्टिका, रबर की पेटी, लकड़ी की छड़। बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए बाबू, आप ही का आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये ब्लेड होता है। क्योंकि ब्लेड जो हम लोग का होता है ये मेटल से बना होता है, यानी कि धातु से बना होता है। और जो मेटल से बना होता है यानी कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? वह सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्लेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का क्वेश्चन है, कहता है कि प्रीति जो है समतल दर्पण में अपने, समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है। दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी कर लीजिएगा, उसकी और दर्पण में उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? बस यही हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग दिमाग लगाइए। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाइएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि दर्पण से प्रेक्षक की दूरी, ठीक है, यानी कि दर्पण और जो प्रीति या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी कितनी मीटर है? 5 मीटर है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं दर्पण हो गया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से यहाँ ये 5 मीटर हो गया। इसका प्रतिबिंब भी यहां से यहां कितना बनेगा? 5 मीटर ही बनेगा। तो टोटल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब कहता है कि प्रीति दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब 5 टोटल था, 1 किलोमीटर जब अंदर की तरफ यहां से यहां आई तो -1 जब कर देंगे तो ये 4 होगा। 5 - 1 करेंगे 4 होगा। यहां से यहां जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना है? वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक 5 मीटर है, ठीक है। वस्तु और मिरर की भी दूरी 5 मीटर है। तो प्रतिबिंब और डिस्टेंस, ये वस्तु और मिरर की डिस्टेंस भी 5 मीटर, प्रतिबिंब की भी डिस्टेंस 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब उसका दूरी कितना है? 4 मीटर है, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो हम लोग का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4 मीटर। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का है, ये 4 मीटर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जब वस्तु से मिरर की दूरी सेम है तो प्रतिबिंब की भी दूरी सेम होगी। तो वही तो बात कर रहा है। 1 मीटर वो मिरर की तरफ गई तो 1 मीटर उसमें माइनस कर दीजिए, 4 मीटर बचा। तो वस्तु और मिरर के बीच की दूरी का डिस्टेंस 4 मीटर हुआ, तब प्रतिबिंब में क्या होगा? 4 मीटर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। प्रकाश की गति सरल रेखा गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन। इसमें नहीं है, गलत है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं आंसर क्या होगा आपका? आंसर बताइए फटाफट। जी हां, हम लोग का इसमें गलत आंसर हो जाएगा। सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी आवर्ती गतियां जो होती है वृत्ताकार न हो करके वह एक सीधी लाइन में भी हो सकती है, लोलक के रूप में भी हो सकती है। अगर हम लोग बात करें सरल लोलक की तो इसकी गतियां जो होती है आवर्ती गति होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब वो आवर्ती गति होती है, लोलक की बात आती है, तो वहाँ पर वो वृत्ताकार गति नहीं करती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आवर्ती गतियां जो होती है वृत्ताकार गतियां नहीं होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हम बोले ना आज आपको हम क्या देने वाले हैं, आप क्लास को देखिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे क्या होता है इसको देखते रहिए। देखिए ये बचपन में पढ़े हुए हैं, क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, दोलन की संख्या, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई लोलक है जो 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। दोलन मैंने समझ रहे हैं ना, आगे से पीछे झूलना है। तो यहाँ पर दोलन की संख्या कितना दे रखा है, तो 30 दे रखा है, ठीक है, और 3 सेकेंड ये टाइम दे दिया। तो नीचे दिए गए कथन में से सही कथन को चुनिए। देखिए अगर आप ये नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो तुमसे नहीं बनने वाला है। ये क्वेश्चन अपने आप में है और इसके लिए जानना और समझना जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोलन की संख्या 30 दे रखा है और टाइम यानी कि 3 सेकेंड दे रखा है, तो ये टाइम को शो करेगा। नीचे आवर्त काल और आवृत्ति दिया गया है, तो आपको दोनों निकालना है, आवर्त काल भी निकालना है और आवृत्ति भी निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवृत्ति निकाल करके, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, आवृत्ति निकालेंगे। तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति भी कर रहा है ना, यहाँ पर आवृत्ति हर ऑप्शन में दिया गया है। तो आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोलन की संख्या, किसकी संख्या बाबू, दोलन की संख्या बाई समय, टाइम, दोलन की संख्या बाई टाइम। तो अब देखिए तो दोलन की संख्या कितना दे रखा है, 30 दे रखा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 30 बाई टाइम कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं आवृत्ति को, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10। अब 10 इसको क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज से इसको सूचित करते हैं, किससे करते हैं, हर्ट्ज से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आवृत्ति 10 आ गया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन 2 तरीका से मार सकते हैं, या तो दोनों निकाल लीजिए या एक निकाल करके बना दीजिए। कब, जब आपको नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। कहाँ आंसर आ गया, यहाँ पर 10 आंसर आ गया। तो जब 10 यहाँ पर आंसर आ गया तो देखिए तो 10 किस में है, 3 नंबर में दिख रहा है ना। तो आप 3 नंबर को बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन बताने से क्या होगा, आवर्तकाल निकालना आप लोग सीख जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, क्या निकालना है, आवर्तकाल। ध्यान रखिएगा। तो आवर्तकाल जब वहां पर निकालना है, तो आवर्तकाल के लिए बाबू, आवर्तकाल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1/f, तो हम लोग अभी देखे थे कि आवृत्ति कितना आया था, f कितना आया था, 10 आया था। तो 1/10 करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में 0 के बदले 1 और 1 के बदले डिसमल यहाँ पर बैठा दीजिए। वाह, आंसर तो आ गया। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डिसमल 1। तो देखिए तो 100% 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आंसर बन रहा है कि नहीं, ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हम लोग का आंसर बन रहा है। तो इस प्रकार देखिए तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति निकाल देना है। आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोनों की संख्या बटा टाइम, या 3 सेकेंड था, हमने डिवाइड दिया। तो आवृत्ति यानी कि जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी से भी हम लोग ऑप्शन लगा सकते थे, ठीक, लेकिन आवर्तकाल जानना जरूरी था, वो कैसे निकलता है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए 1/, फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। तो उस तरह करके हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, गजब, उत्तम सर गजब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो हमारे यूट्यूब पर बहुत खोजने से ही मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। किसी लिक्विड में जब कोई चीज गति करता है तो पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर, बिल्कुल सही है। अगर किसी तरल में अगर कोई चीज गति करता है तो उसके घर्षण बल उसकी आकृति पर ही निर्भर करता है। घर्षण बल हम लोग जानते हैं कि हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो उसकी आकृति यानी कि शेप एंड साइज क्या हो सकता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज गोलाकार है तो उस पर घर्षण बल कम काम करेगा, कोई चीज गोलाकार नहीं है तो वो स्क्वायर में है तो उस पर घर्षण बल ज्यादा काम करता है। बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण की वृद्धि करने के लिए, अरे बाप रे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉल बेयरिंग की बात करें, ग्रीस की बात करें, मोबिल की बात करें, कोई भी चीज सनहेक तेल की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, ये हमेशा मशीनों में इसलिए उपयोग किए जाते हैं ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल को कम कर सके और मशीन आसानी से चल सके। आप लोग जानते हैं ना, मशीन चलते चलते बहुत गर्म हो जाता है। मशीन में, इंजन में अगर मोबिल नहीं रहे तो इंजन लोग बोलते हैं सीज कर गया, अरे बहुत हीट हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल काम कर रहा है। जब ज्यादा घर्षण बल होगा तो वहीं
मशीन को या इंजन को हानि पहुंचा देता है, इसलिए उसको कम करने के लिए हम लोग ये सारे चीज का उपयोग करते हैं। तो बॉल बेरिंग है, सपोज डेट मान लीजिए गाड़ी के चक्के की बात है, आपके बाइक के चक्के की बात है, तो वहां पर बॉल बेरिंग जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो कि बॉल बेरिंग स्टील का बना होता है, बहुत स्मूथ चिकना उसका अपर लेयर होता है और वो हार्ड होता है, जिस पर क्या वो फिसलते रहता है। यानी कि उस पर कैसा बल काम करता है, तो उसके मध्य लुटनी घर्षण कम हो जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। हमेशा हमने बताया कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है, घर्षण बल लगता है, ताकि हम लोग चल सकते हैं, गाड़ी चल सकती है, कोई भी चीज एक जगह स्थिर रह सकती है, तो वो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात सही है। आगे भी कह रहा है कि लुटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन करता है गलत कथन को पहचानिए। जी हाँ, गलत कथन में हम लोग ने देख लिया कि हम लोग का आंसर क्या होने जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या बात है उत्तम सर, ये चीज आपने पहले बताए रखा होता तो आज हम लोग को इतना दिक्कत। अरे चिंता मत करो, हाँ, डेली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होने के कारण, समय कम होने के कारण हम वीडियो कुछ समय लग जाता है बनाने के लिए, ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी ऐसे क्वेश्चन साइंस के लिए, मैथ के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में जबरदस्त क्लास के साथ आप लोग आइए, पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है सही कथन पहचानना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही कथन का मतलब ही हो गया कि इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही कौन है उसको हम लोग को देखना है। आइए देखता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है। दूसरा चीज, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है। क्या कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे भी इसको देख लेते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। सर ये तो गजब का क्वेश्चन है, ये तो हम लोग को कंफ्यूज कर दिया। तो जी हाँ, हम आज का जो भी परीक्षा है, जो भी टेस्ट है, जो भी एग्जाम है, वो बिल्कुल कंसेप्ट पर है। आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, आप लोग को थ्रू आउट पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है। तो आइए आज हम इसको ऐसे समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक डॉक्टरी थर्मामीटर था ना, एक डॉक्टरी थर्मामीटर था। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, इसका जो रेंज होता है, रेंज, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रास। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रास, ठीक है, अटपटा लगता होगा। इसका बाबू जो रेंज होता है, वो जो हम लोग दो तरीका से हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर को। एक डिग्री सेल्सियस में करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में जब करते हैं तो इसका जो रेंज होता है, वो रेंज कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में इसकी बात करें, अगर आपका ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दे दे, तो आप क्या करिएगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लोग इसको लेकर चलते हैं। यानी कि जब इसके बीच में जो थर्मामीटर होता है, वो हम लोग का क्या होता है, डॉक्टरी रेंज का थर्मामीटर होता है। अब बात आती है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर का रेंज जो होता है कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से टू कितना लिखेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोनों में कितना अंतर है। जो हम लोग का ह्यूमन का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में जो हम लोग का मर्क्यूरी का थर्मामीटर यूज करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट में कितना हम लोग उसको मेजर करते हैं, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट को और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में उसका रेंज होता है, थर्मामीटर होता है। ये मर्क्यूरी का, जिसको ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मर्करी। ये मर्करी का भी होता है, पारा का बना होता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये हीट मिलता है, इसको यानी कि टेम्परेचर मिलेगा, तो टेम्परेचर के साथ ऊपर भागना शुरू कर देता है, यानी कि मेजरमेंट शुरू कर देता है। लेकिन प्रयोगशाला की बात आती है, अब प्रयोगशाला में -10 डिग्री सेल्सियस से कितना, 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है।
अब इसका उपयोग आपको मन में आता होगा कि सर जब वो भी टेम्परेचर मेजर करता है, ये भी टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम क्या नहीं करते हैं परीक्षा में, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर करके बता सकता है, उससे ज्यादा वाला 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जब 42 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो पता क्या होगा, उसका टेम्परेचर ऊपर शो करके जब थर्मामीटर जिसका बना होता है वो कांच में, इसलिए हम परीक्षा में थर्मामीटर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर एक अलग टाइप का होता है, वो वहां पर मेजर कर लेता है, इसलिए वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम जानते हैं तो पहला ऑप्शन जो हम देख रहे हैं सही कथन को पता चल रहा है, इस सही कथन में हम लोग का क्या आ जाएगा कि परीक्षा में थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, जो परीक्षा में बताया -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा चीज नहीं होगा डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग विद्युत गुणों का उपयोग करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे जब ताप में डाला जाएगा जो होगा क्रॉस होगा वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और थर्मामीटर को तोड़ देता है। इसका ऑप्शन जो दिया रखा है हमने कि ताप नागरिक का थर्मामीटर पर 36 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको नहीं पता। परीक्षा का थर्मामीटर का 35 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस जी नहीं, रेड जब होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री थर्मामीटर को जो होता है एक समय के लिए 10 डिग्री सेल्सियस को कितना जबरदस्त पूछा क्या बात है। आपने कहा हम लोग का दिमाग कोई ऐसे नहीं बोलते कि हमारे चैनल लास्ट वीडियो तक बने रहिए, आपको हम क्या देने वाले आप सोच सकते हैं। अच्छा लगता है तो दोस्त मेरे